हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपने जीएस क्वेश्चन सीरीज के 8वें लेक्चर में हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे जीएस के 20 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, खास करके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और एसआई एग्जाम्स। तो इस क्वेश्चन सीरीज को ध्यान से देखिए और इसको रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स प्रश्न हैं, कुछ करंट अफेयर्स के हैं और बहुत सारे मॉडल अपकमिंग क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। अपना बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए चलते देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित समिति का नाम बताइए। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए सरकारिया समिति, ऑप्शन बी शिव रमन समिति, ऑप्शन सी भूरिया समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। तो जनजातियों के स्वशासन से संबंधित है तो यह भूरिया समिति के माध्यम से इसका भारत सरकार द्वारा गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भूरिया समिति। ये 1994 में जनजातियों के कल्याण के उद्देश्य से गठित किया गया था। याद रखिएगा पॉइंट्स को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी शिवनाथ आनंद, ऑप्शन डी मैरी कॉम। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा है जो शूटिंग से संबंधित है, यानी एयर गन फायरिंग से। तो इन्होंने ये पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता था। तो याद रखिएगा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। ये शूटिंग से संबंधित थे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा अभिनव बिंद्रा जी का फोटो, ये देख सकते हैं, ये मध्य में जो है वही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित होने वाले बच्चों में बिहार से किसको चुना गया। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी विशाल कुमार, ऑप्शन सी अंजलि कुमारी, ऑप्शन डी दीपक यादव। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित होने वाले बच्चों में बिहार से किसको चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन ये हस्तशिल्प कला से संबंधित है। इनको राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से बिहार से सम्मानित किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, भारतीय सेना ने किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने जनवरी 2024 से ये स्टार्ट किया है, ये मिशन सर्वशक्ति, जिससे प्रदेश से आतंकवादियों को खदेड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में उस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि अधिक बढ़ गई थी, जिसको लेके ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। याद रखिएगा ऑपरेशन सर्वशक्ति। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बागमती नदी, ऑप्शन बी पुनपुन नदी, ऑप्शन सी अजय नदी, ऑप्शन डी गंडक नदी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फिर से पढ़ते हैं एक बार, बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गंडक नदी। गंडक नदी को पहचाना गया है बिहार में घड़ियालों के प्रजनन स्थल के रूप में। ये बिहार
स्पेशल से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, को दिखाते हैं, इसको लेकर थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखिए। बिहार में गंडक नदी में चंबल अभयारण्य के बाद भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सफल प्रजनन स्थल बन गई है। गंडक नदी जो है वो चंबल अभयारण्य के बाद दूसरा सबसे सफल प्रजनन स्थल बन गई है। सर्वेक्षण में नदी में 217 घड़ियाल पाए गए हैं, यानी इस नदी में, गंडक नदी में 217 घड़ियाल पाए गए, जबकि 2014 में इसकी संख्या 30 थी। 2014 में जब सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें इसकी संख्या 30 थी, ये 217 हो गई, जो कि काफी बढ़त मानी जा रही है। गंडक नदी को 2016 में पहली बार गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियालों के आवास के रूप में पहचाना गया था। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वायरस मुक्त पौधे उगाने के लिए किस उत्तक संवर्धन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरिस्टेम कल्चर, ऑप्शन बी नोड कल्चर, ऑप्शन सी अंडाशय कल्चर, ऑप्शन डी रोएदार जर कल्चर। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, वायरस मुक्त पौधे उगाने के लिए किस उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर है जिसके तहत वायरस मुक्त पौधे उगाने के लिए उत्तक संवर्धन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, या प्रयोगशाला में इसको किया जाता है। ये देख सकते हैं, मेरिस्टेम कल्चर जो है ये उत्तक संवर्धन तकनीक है जिसमें क्या किया जाता है, वायरस और परजीवी को खत्म करने के लिए रोगजनक मुक्त पौधा पैदा करने के लिए इन्हें विंट्रो यानी प्रयोगशाला में पौधे के हिस्से को उगाया जाता है, यानी प्रयोगशाला में इस तकनीकी के माध्यम से पौधे को उगाया जाता है। इसे सूट टिप कल्चर या मेरिस्टेम टिप कल्चर या टिप कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा टिप कल्चर क्या है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? याद रखिएगा कौन सा कथन गलत है। तो कथन क्या है, हीप गर्डल कूल्हे का घेरा में 3 हड्डियां होती हैं। बी है, फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ऑप्शन सी है, स्टेप्स शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। डी है, कपाल 9 हड्डियों से बना होता है। आंसर करना है कि कौन इसमें से गलत है। तो फिर से देखते हैं। पहला ऑप्शन है, हीप गर्डल यानी कूल्हे का घेरा में 3 हड्डियां होती है, ये बिल्कुल सत्य है। कूल्हे के घेरे में 3 हड्डियां होती है। फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, बिल्कुल सही है, जांघ की हड्डी है। स्टेप्स शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये भी बिल्कुल सत्य है। कपाल 9 हड्डियों से बना होता है, गलत है। कपाल 8 हड्डियों से बना होता है। 8 हड्डियां इसमें कुल होती हैं कपाल में। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, कपाल में 8 हड्डियां होती हैं, 9 नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में आवेश है या नहीं इसका परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी निरंतरता मीटर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमीटर। फिर से प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं, किसी वस्तु में आवेश है या नहीं इसका परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो इस ऑप्शन में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप में आवेश है या नहीं इसका परीक्षण के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोस्कोप। देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इलेक्ट्रोस्कोप में 2 धातु एल्यूमिनियम पन्नी या पट्टियां साथ पास पास रखी होती हैं। जब दोनों पट्टियों पर समान आवेश होता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके और चौड़ी हो जाती है, जिससे पता चल जाता है इसमें आवेश है या नहीं। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्कोप को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 2 आर्द्रभूमि नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाने वाली आर्द्रभूमि की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। अब बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। बिहार में 2 आर्द्रभूमि
नागी और नकटी पक्षा अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाने वाली आर्द्र भूमि की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। यानी रामसर साइट के रूप में नागी और नकटी पक्षा अभयारण्य को शामिल किया गया है, एक 2020 में, एक 2024 में। इससे पहले एक कवड़ झील जो है वो बेगूसराय में है, उसको भी रामसर साइट ऑलरेडी शामिल किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अब बिहार में कुल 3 रामसर साइट्स हैं, एक नागी, एक नकटी और एक कवड़ झील बेगूसराय वाला। कवड़ झील को 2020 में शामिल किया गया था और ये नागी नकटी को 2024 में यानी 2024 में शामिल किया गया है रामसर साइट के रूप में। याद रखिएगा, एक 2020 में कवड़ झील बेगूसराय और नागी और नकटी को जो है वह 2024 में शामिल किया गया था। यह है कहाँ? कवड़ झील जो है वह बेगूसराय में है और जमुई जिले में नागी जो है वो जमुई जिले में है और नकटी पक्षा अभयारण्य जो है वह भी जमुई में ही है, यानी 2 जमुई में और 1 बेगूसराय में। तो याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राद्वीपीय जल निकासी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है? प्राद्वीपीय जल निकासी प्रणाली हिमालय जल निकासी प्रणाली से नई है। दूसरा कथन है, पश्चिम की ओर बहने वाली प्राद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। तीसरा कथन है, पूरब की ओर बहने वाली नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। फिर से पढ़ते हैं एक बार। प्राद्वीपीय जल निकासी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राद्वीपीय जल यानी साउथ इंडिया का कह सकते हैं, प्राद्वीपीय भारत का क्षेत्र। तो इसमें दिया है प्राद्वीपीय जल निकासी प्रणाली हिमालय जल निकासी प्रणाली से नई है। बिल्कुल गलत बात है, वो भारत की सबसे पुरानी जल निकासी प्रणाली है। हिमालय की नदियां उसकी अपेक्षा नई है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्राद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, ये भी सही नहीं है क्योंकि ये ढलान से बहती है ऊपर से पश्चिमी घाट से, तो इस कारण से ये डेल्टा नहीं बना पाती हैं क्योंकि ये मिट्टी तलछट कम कर पाती हैं। तीसरा कथन है, पूरब की ओर बहने वाली नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है, ये बिल्कुल सत्य है। गंगा भी पूरब की ओर बहने वाली नदी है, आगे कृष्णा और कावेरी जो है, क्योंकि इनके पर्वत और पहाड़ से निकलने के कारण इनकी कई सारी सहायक नदियां बन जाती है, जिसके कारण इसका जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा हो जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इसमें केवल एक कथन सत्य है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है ये पूछा गया था, तो इसमें केवल ये 3 वाला सही है, 1 2 गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही सही था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया है, कथन 1, क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक होती है। दूसरा कथन है, ऊंचाई बढ़ने पर मध्य मंडल में तापमान कम हो जाता है। उपयुक्त में से कौन से सही है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। फिर से एक बार पढ़ते हैं कथन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक है, यह उल्टा बताया गया है। ध्रुव पर सबसे कम होती है, लगभग 6 किलोमीटर का होता है, तो ये तो गलत हो गया। उल्टा भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक मोटाई होती है क्षोभ मंडल की, लगभग 15 किलोमीटर का, 15 से 20 किलोमीटर का। ऊंचाई बढ़ने पर मध्य मंडल में तापमान कम हो जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। ऊंचाई बढ़ने पर मध्य मंडल में तापमान कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 ही सही है। तो आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। ऊंचाई बढ़ने के साथ मेसोस्फीयर में तापमान कम हो जाता है, यानी मध्य मंडल में तापमान कम हो जाता है। परत के शीर्ष पर सबसे ठंडा तापमान होता है। मेसोपॉज मेसोस्फीयर का शीर्ष है जो सबसे ठंडा स्थान है, यानी ऊंचाई बढ़ने पर इसमें ठंडाई बढ़ने लगती है। क्षोभ मंडल की मोटाई का स्थान और मौसम के आधार पर अलग अलग होती है, लेकिन औसत मोटाई लगभग 13 किलोमीटर का है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज्यादा मोटाई होती है 20 किलोमीटर तक की, और ध्रुवों पे सबसे पतला होता है 6 किलोमीटर का। यह मैंने आपको पहले ही बताया था।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हॉर्स्ट और गैवेंस उत्पाद है। हॉर्स्ट और गैवेंस। ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए अपक्षय वेदरिंग का, ऑप्शन बी अपर्दन इरोजन का, ऑप्शन सी तह फोल्ड्स का, ऑप्शन डी भ्रंश फॉल्ट्स का। तो हॉर्स्ट और गैवेंस क्या है? हॉर्स्ट और गैवेंस कह सकते हैं जैसे इस प्रकार से है, उठा हुआ है, फिर क्रैक हुआ है, झुका हुआ है और फिर उठा हुआ है, यानी ये एक प्रकार की भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। इसे हॉर्स्ट और गैवेंस कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉल्ट्स। फॉल्ट्स माउंटेन जो होते हैं उसमें हॉर्स्ट और गैवेंस के उत्पाद होते हैं। हमारा सतपुरा माउंटेन जो है वो इसका एक उदाहरण है। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये जो है ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। हॉर्स जो है वो ऊपर उठा हुआ भाग है, गार्वेन जो है वो झुका हुआ भाग है, यानी नीचे जो दब गया है जो भाग। तो याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चाम नृत्य तिब्बती बौद्धों द्वारा किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो किससे संबंधित है? तो चाम नृत्य की बात की जा रही है, यह तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए हीनयान बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी महायान बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वज्रयान बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी सौतंत्रिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वज्रयान बौद्ध धर्म। वज्रयान बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स द्वारा किया जाता है। यह तिब्बती बौद्धों का एक परंपरा अनुष्ठानिक नृत्य है जिसमें ये तरह तरह के मुखौटे पहन के ड्रेसअप, एक डिफरेंट टाइप का ड्रेसअप करके ये परफॉर्म करते हैं। तो याद रखिएगा ये वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है चाम नृत्य, जो कि तिब्बती बौद्धों द्वारा किया जाता है। यह एक प्रकार का अनुष्ठानिक नृत्य है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बापू इन बिहार गांधी जी पिलग्रिमेज इन सर्च ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है गौतम कुमार, ऑप्शन बी अनिल कुमार, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ला। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। बापू इन बिहार गांधी जी पिलग्रिमेज इन सर्च ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुमार। अनिल कुमार जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। ये डाक विभाग से संबंधित व्यक्ति हैं, ये आप देख सकते हैं, यही है। बापू इन बिहार गांधी पिलग्रिमेज इन सर्च ऑफ ट्रूथ बिहार डाक सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक महात्मा गांधी पर जारी किए गए टिकटों, प्रथम दिन कवर, विशेष कवर, रद्दीकरण और मैक्सी कार्ड का एक व्यापक संग्रह है। तो इसको याद रखिएगा, इन सारे पॉइंट्स को करंट अफेयर से संबंधित है, से पूछे जा सकते हैं प्रश्न। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चीन के किंगदाओ में अनावरण की गई कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली ट्रेन का नाम क्या है? चीन के किंगदाओ में अनावरण की गई कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली ट्रेन का नाम क्या है? इसका ऑप्शन दिया है वेलोसिटी स्टार रैपिड ट्रांजिट, ऑप्शन बी है सेट्रोवो 1.0, ऑप्शन सी है कार्बन एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है स्पीड लाइनर 1.0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेट्रोवो 1.0 जो है वह दुनिया की पहली फाइबर ट्रेन है जिसको चीन के किंगदाओ में अनावरण किया गया है। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। ये देखिए, चीन ने कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली ट्रेन बनाई है। इस ट्रेन का देख लीजिए पिक्चर्स, सेट्रोवो 1.0 याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। शब्द दिए हैं, ए समाजवादी, बी लोकतांत्रिक, सी संप्रभु, डी धर्मनिरपेक्ष। इसे सही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें। ऑप्शन है CADB, CDAB, CDBA, DACB। इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर आपने प्रस्तावना पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। समाजवादी, लोकतंत्र, संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया है, तो
प्रस्तावना को याद कीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व, तो सबसे पहला हो गया संप्रभु यानी सी तो लगभग तीन में है, तो डी नंबर तो अब नहीं होगा। संपन्न समाजवादी, उसके बाद ए होगा, तो सी के बाद ए किसमें है, तो ये हो गया आंसर, यही ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी बी, सी ए डी बी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष यानी डी, उसके बाद लोकतांत्रिक बी, सी ए डी बी। तो ये हो गया। अगर प्रस्तावना याद है तो इस प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है। प्रस्तावना से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए पूरी प्रस्तावना को याद रखिए। ये देखिए, यहां से याद कर लीजिएगा इसको। देखिए एक बार पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है, जिसे नेहरू जी ने रखा था, संविधान सभा के सामने रखा था। और पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना याद रखिएगा। प्रस्तावना से कई सारे प्रश्न बनते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से आया था। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संशोधन किया गया था और इसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? समुद्री जैव विविधता, जिसमें 21 द्वीप शामिल है, जिसमें मोहाना, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव सभी हैं। याद रखिएगा। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? इसमें 21 द्वीप शामिल हैं, जिसमें मोहाना, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव हैं। ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। ये दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र में से एक है, जिसमें 21 द्वीप शामिल है, जिसमें मोहाना, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास और प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव पाए जाते हैं। ये है वो क्षेत्र, गल्फ ऑफ मन्नार। ये आप देख सकते हैं, ये भारत और श्रीलंका के मध्य का क्षेत्र है। तो याद रखिएगा गल्फ ऑफ मन्नार को। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सरगासो सागर किसका भाग है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो सरगासो सागर की बात की जा रही है, तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये देख सकते हैं, सरगासो सी इसको कहा जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये है सरगासो सी। ये जो है ऑस्ट्रेलियाई, यूरोपियंस और अमेरिकन, नॉर्थ साउथ अमेरिकन के मध्य वाला क्षेत्र है। ये सरगासो सी के नाम से जाना जाता है। यह अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के एकीकरण से संबंधित है? पट्टी सीमा परियोजना,
ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्णा और कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा और गोदावरी, ऑप्शन सी गोदावरी और महानदी, ऑप्शन डी गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो पट्टी सीमा परियोजना जो है वो कृष्णा और गोदावरी के एकीकरण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा और गोदावरी। देखिए पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना नदी जोड़ो परियोजना का एक भाग है। यह दक्षिण भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जिसमें गोदावरी को कृष्णा नदी से जोड़ते हैं। देख सकते हैं आप, इसे पोलावरम कैनाल के माध्यम से जोड़ा गया है पट्टी सीमा, और फेरी विलेज के मध्य है। ये कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़ने का काम करती है, तो याद रखिएगा इसको। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी सुमात्रा, ऑप्शन डी मॉरिशस। तो सुंडा ट्रेंच जो है वो ईस्टर्न इंडियन ओशन का पार्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुमात्रा। सुमात्रा आइलैंड जो है वो इसके समानांतर में स्थित है। ये इंडोनेशिया के पास है, इंडोनेशिया के पश्चिमी भाग में, और इंडियन ओशियन के ईस्टर्न पार्ट्स में ये है। ये सुमात्रा, ये देख सकते हैं जावा सुमात्रा जो है आइलैंड्स के पास है ये, तो इसको याद रखिएगा। कुछ ट्रेंच है, सुंडा ट्रेंच सुमात्रा द्वीप के समानांतर में स्थित है। ट्रेंच सबसे अधिक प्रशांत महासागर में पाया जाता है। सबसे अधिक दुनिया में ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर है, जिसमें वो ट्रेंच का नाम है। कुछ ट्रेंच याद रखिएगा, इनसे प्रश्न बनते हैं। पहला है टोंगा ट्रेंच, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। मारियाना ट्रेंच जो है, ट्रेंच को हिंदी में गर्त बोलते हैं। मारियाना ट्रेंच उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। प्यूट्रो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर में है। सुंडा ट्रेंच पूर्वी हिंद महासागर में है। और डायमेंटिना ट्रेंच जो है दक्षिणी हिंद महासागर में है। यह हिंद महासागर की सबसे गहरी ट्रेंच है जो ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। ट्रेंच को हिंदी में गर्त बोलते हैं, याद रखिएगा। तो आज हमने कुल 20 प्रश्नों को डिस्कस किया। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट थे जो आगे के एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, इसीलिए सारे पॉइंट्स को, सारे प्रश्नों को रिमेंबर करिएगा, याद रखिएगा। ये मॉडल्स प्रश्न है इसमें बहुत सारे जो आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।